दिल्ली आते ही हमारे फैमिली ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी। सरकार की तरफ से अब ये आदेश आ चुका था कि झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी और हमारी झुग्गियाँ टूट गई। एक दिन मैं अपने छोले भटूरे की दुकान पे था और एक पुलिस वाले ने मेरे सामने ही मेरे पिताजी को एक थप्पड़ मारा और दुकान बंद करवाया। मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था और बिहार जुडिशरी में साइंस 100 नंबर का आता है और साइंस मुझे कुछ नहीं आता था। मैं मेंस के लिए अपेयर हुआ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैं सेंटर पहुंचा और सेंटर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना एडमिट कार्ड भूल चुका हूं और रिजल्ट भी वैसा ही आया। मेरा 4 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया। नमस्ते, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं आज जोश टॉक्स बिहार पर अपनी कहानी शेयर करने आया हूं। मेरा जन्म बिहार के सहरसा ज़िले में हुआ। मेरा संबंध कोसी रीजन से है। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, वो 10 भाई बहन थे और लगातार वहाँ बाढ़ आने के कारण उनकी जो थोड़ी सी ज़मीन भी थी वो कट चुकी थी। पिताजी ने 10-12 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। पिताजी की शादी 15 साल की एज में हो गई। पिताजी ने अब सोचा गांव से बाहर जाकर कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना दिल्ली जाकर काम किया जाए। पापा दिल्ली के चांदनी चौक में आए और उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। कभी उन्होंने कूली का काम किया, कभी रिक्शे का काम किया, कभी फावड़ा चलाया और जो छोटे मोटे काम मिले काम करते गए। 1-2 बार उन्होंने स्कूल से आते हुए बच्चों को देखा। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे भी बच्चे हैं, काश मैं उनको अपने साथ ला पाता। उन्होंने बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया और कुछ पैसे इकट्ठे कर उन्होंने एक झुग्गी खरीदी और उन्होंने हमें बुलाने का निर्णय लिया। जब वो गांव गए, दादा दादी को कन्विंस करने लगे। हम बहुत छोटे थे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था उनको कन्विंस करना, क्योंकि हमारी मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे, पापा भी पढ़े लिखे नहीं थे और 2-3 भाई बहन थे हम। लेकिन पापा ने किस तरह से कन्विंस किया और हमें दिल्ली लाए। जब मैंने पहली बार दिल्ली के बारे में सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं शहर जाऊंगा और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, सड़कें होंगी। ये सोचकर मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचा, मैंने अपने आप को झुग्गी झोपड़ियों में पाया और झुग्गी झोपड़ियों में मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, नालियाँ नहीं हैं, बहुत दिक्कतें हैं टॉयलेट्स की, बाथरूम की, और मुझे बहुत ही अजीब लगा। लेकिन हम दिल्ली आ चुके थे। इसके बाद हम सभी भाइयों बहनों का स्कूल में एडमिशन हो चुका था। स्कूल में एडमिशन होने के बाद सबसे पहली दिक्कत जो मैंने फेस की वो ये थी कि गांव में मैं अपने भाई के साथ पढ़ता था। दिल्ली में मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर क्लासेस अलग अलग होती हैं। मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे अपने भाई के साथ भेजती थी कि आप भाई के साथ जाएं। लेकिन उनकी मैम शुरू में तो उनको बहुत क्यूट लगता था, फिर मुझे वो डांटने लगी कि आपकी ये क्लास नहीं है, आप अपने क्लास में जाकर बैठो। धीरे धीरे फिर मुझे क्लास का एहसास हुआ कि हमारी क्लासेस उनकी क्लासेस अलग हैं और मुझे अलग बैठना चाहिए। इस तरह से मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवज्योति होप मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद मेरा दाखिला दिल्ली 6 के जामा मस्जिद स्कूल में करा दिया गया। जब 8th क्लास आया तो ये सन 2004 था। 8th क्लास में हमारी फैमिली ने एक ट्रेजेडी देखी जो हमारे जीवन को बदलने वाला था। सरकार की तरफ से अब ये आदेश आ चुका था कि झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी। हमारी झुग्गी झोपड़ी थी लाल किले के पीछे, जो लोहे का पुल था वहाँ से स्टार्ट होकर शांतिवन तक जाती थी। बहुत बड़ी कॉलोनी थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि झुग्गियाँ टूट सकती है, लेकिन वो झुग्गियाँ टूटने का आदेश आ चुका था। हम डरे हुए थे। हमें डिसाइड करना था कि हमें अब क्या करना है। उस समय मैंने एक शेर पढ़ा अखबार में जो मुझे आज भी याद है। शेर ये था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हमारी झुग्गियां टूट गई। अब पिताजी को ये डिसाइड करना था कि हमें गांव जाना है या दिल्ली में रह के सर्वाइव करना है। अब हमारे पास रहने को कुछ नहीं था, पता नहीं था कहाँ जाए। पिताजी के पास कुछ पैसे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम किराए के घर पर रहेंगे। इसके बाद हम यमुना पार चले गए। 2004 के बाद शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, हमने वहाँ रहना स्टार्ट किया। अब बात आई काम की। काम क्या किया जाए। काम के बारे में डिसाइड किया गया कि चांदनी चौक के पास रेहड़ी पटरी लगाई जाए, छोले भटूरे बेचे जाए। तो पिताजी ने छोले भटूरे बेचना स्टार्ट किया और मैं लगातार रोज़ वहाँ जाता रहा। अभी भी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। किसी तरीके से 10th क्लास पास हुआ। 10th क्लास पास होते ही मुझे एक बात का एहसास हुआ कि क्यों ना मैं इंग्लिश सीख लूँ। अगर मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे कि भाई मेरा बेटा इंग्लिश बोलता है। एजुकेशन मेरे लिए उस टाइम इररिलेवेंट हो चुका था। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका था। फिर मैंने 11th-12th में ही मैंने टेंसेस सीखने स्टार्ट किए और मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। 11th क्लास के बाद
मैंने ये डिसाइड किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मुझे टीचर्स आज तक पढ़ा रहे थे वो अच्छे नहीं थे, मुझे टीचर्स का चुनाव करना चाहिए कोचिंग के लिए। मैंने 3 टीचर्स डिसाइड किए और इंग्लिश के लिए दिनेश रॉय सर, और जो मैंने डिसाइड किया वो बहुत ही अच्छा था और मेरे मार्क्स 2008 में बहुत ही अच्छे आए थे। जीवन में पहली बार मैंने 70% से अबव स्कोर किया था और मेरे इंग्लिश में 84 थे, जो कि मेरे स्कूल में हाईएस्ट थे। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश ऑनर्स लिया जाए। इंग्लिश ऑनर्स लेना बहुत ही टफ था, मैंने एडमिशन्स में लिया। जब इंग्लिश ऑनर्स की मैं किताबें खरीद के लाया तो उसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 12th में मैंने सिर्फ विस्टास और फ्लेमिंगो पढ़ी थी, जो कि बहुत पतली और छोटी छोटी हुआ करती थी। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स के बुक्स बहुत टफ थे, क्योंकि वो लिटरेचर था और लिटरेचर पढ़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने पूरे साल मेहनत की ताकि मैं सिर्फ पास हो सकूं, और सेकेंड ईयर आते आते इंग्लिश पे मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़ने लगी और मैं इंग्लिश सीखने लगा था। अब मेरा फाइनल ईयर आ चुका था, मुझे जीवन में नहीं पता था मुझे क्या करना है। मेरा सेम वही रूटीन था, अपने छोले भटूरे के रेहड़ी पटरी पे जाना, बेचना और घर चले आना। लेकिन फाइनल ईयर होते होते मैं दरियागंज बहुत जाता था, संडे को वहाँ से पुरानी किताबें खरीद के लाता था और मैंने कई किताबें वहाँ से खरीदी। उन किताबों में मुझे कुछ मैंने बायोग्राफीज भी पढ़ी, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इनकी बायोग्राफीज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एडवोकेसी का प्रोफेशन बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है, ये दुनिया को चेंज कर सकते हैं। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं लॉ करूँगा और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और मेरा कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लॉ फैकल्टी में एडमिशन हो गया 2012 में। अब जब मैंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगा। मैं 60% से अबव मैंने फर्स्ट ईयर में ही स्कोर किया, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। दुक्कियाँ पढ़ता था मैं, दुक्की की पेजेस मुझे रट जाते थे, मैं इतना पढ़ता था। लेकिन फिर एक घटना घटी। एक दिन मैं अपने छोले भटूरे की दुकान पे था और एक पुलिस वाले ने मेरे सामने ही मेरे पिताजी को एक थप्पड़ मारा और दुकान बंद करवाया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कर क्या सकता था। अगर मैं उनसे लड़ता तो मेरे खिलाफ वो एफआईआर कर देते। तो मैंने अपने गुस्से को शांत किया और मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर एक दिन पापा ने बताया कि एक दिन वो कोर्ट गए थे और कोर्ट में उन्होंने देखा कि पुलिस वाले जज से बहुत डरते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में मैंने लॉ तो मैंने अच्छे से कर रहा हूँ, अगर मैं जज भी बन जाऊँ, क्योंकि वकील तो मैं बन ही जाऊँगा, अगर मेरी एलएलबी होगी तो मैं वकील बन ही जाऊँगा, लेकिन जज के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम देने के लिए 2 साल बाकी थे, क्योंकि एलएलबी हुए बिना मैं जज का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। मेरे जीवन में फिर डेविएशन आया, मैंने यूपीएससी की तैयारी की, एसएससी की तैयारी की, लेकिन फाइनल ईयर आते आते मैं समझ चुका था कि मुझे जज की ही तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार तो नहीं हूँ, लेकिन क्यों ना कोचिंग ले ली जाए और बेस्ट कोचिंग ले ली जाए। मैंने पिताजी से कहा, अगर ये कोचिंग मैं ले लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जज बन सकता हूँ। पिताजी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी ज़मीन बेच के भी तुम्हें पैसे दे सकता हूँ जज बनने के लिए। मैंने कहा कि फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 2015 में 1,15,000 फीस थी। पापा ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ लोन लिया और फीस दे दी और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 1 साल तक मैंने मन लगाकर पढ़ा, बहुत अच्छे से। जो सर पढ़ाते थे मैं रोज़ रिवाइज़ करता था और लाइब्रेरी जाता था मैं। 2016 में मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, 17 में मेरा पहला प्रीलिम्स निकला। चूँकि ये जुडिशरी का एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। मेरा पहला मेंस मैंने यूपी जुडिशरी का लिखा 2017 में। उस टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी पीटी की तैयारी तो है, लेकिन मेंस के बारे में तो मैंने अब तक सोचा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मेंस के लिए तैयारी की जाए। अब बात यह थी कि हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग था, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, कैसे किया जाए। फिर मैंने सोचा कि एक स्टेट की ही तैयारी की जाए। मेरे दिमाग में इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए 2 कोटेशन थे जो तैयारी से रिलेटेड थे, जिसके बारे में मैं सोचता था, जो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि इफ़ आई एम गिवन 6 hours टू कट डाउन अ ट्री, आई विल टेक फर्स्ट 4 hours टू शार्पन द एक्स। दूसरा कोटेशन जो मेरे जहन में था वो ब्रूस ली जी का था। ब्रूस ली जी ने कहा है, आई डू नॉट फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 kick 10,000 टाइम्स। ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग थे। मुझे लगा कि एक स्टेट की तैयारी की जा सकती है और करनी चाहिए, और मैंने किया। 2017 से मैंने फोकस किया और मैंने बिहार ओरिएंटेड
सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं अपने कैंपस लॉ सेंटर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने, वहाँ पढ़ता था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी मेरे साथ, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था और बिहार जुडिशरी में साइंस 100 नंबर का आता है और साइंस मुझे कुछ नहीं आता था। जब 2018-19 में मैं मेंस के लिए अपेयर हुआ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन लक मेरे साथ नहीं था। प्रोसीजरल लॉ में मेरे पेजेस भर गए। सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन जो आना था, राइट टू प्राइवेसी, मैं गलती से उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया। थर्ड पेपर में मैं रिवाइज़ करने के चक्कर में एग्जैक्ट टाइम पे मैं सेंटर पहुंचा और सेंटर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना एडमिट कार्ड भूल चुका हूं। फिर मैं दौड़ के एडमिट कार्ड लाने गया। जैसे ही मैं अपने क्लास तक पहुंचा, मेरी सांसें फूल चुकी थी, मेरे 15 मिनट खराब हो चुके थे और पेपर बहुत ही लेंदी था, जिसके कारण मैं समझ चुका था कि मैं पेपर तो कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ये मेरे मन के अनुसार हुआ नहीं और रिजल्ट भी वैसा ही आया। मेरा 4 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया। अब मन में ये बात रह गई कि काश ये अच्छे से होता तो मैं जज बन जाता। मैंने फिर भारी मन से फिर से तैयारी स्टार्ट की मैंने और फिर से खूब मन लगा के पढ़ना स्टार्ट किया और फिर 2020 में 19 या 20 में वैकेंसी आई। फिर मैंने पीटी का फॉर्म भरा और मेरा प्रीलिमिनरी टेस्ट अच्छे नंबरों से पास हो गया, मेरा बहुत ही अच्छे नंबर थे मेरे। उसके बाद मेंस लिखना था मुझे, लेकिन जब तक मेरे मेंस का समय आता, अब तक दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी, क्योंकि कोरोना आ चुका था देश में, लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी और अब पढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। अब डिप्रेशन में मैं जा रहा था, क्योंकि लगातार लोगों को मरते हुए देखना, घर के आसपास सिलेंडर का आना जाना देखना, और हमारे पापा के पास कुछ पैसे भी नहीं थे जिससे हम ये सोच सकें कि हमें कुछ दिक्कत हुई तो हम बच सकते हैं। यही था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पढ़ना भी छोड़ दिया था अब, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता एग्ज़ाम कब होगा और समय बहुत खींचता हुआ जा रहा था। लेकिन फिर अचानक लॉकडाउन रुका और न्यूज़ आई कि 20 दिन बाद एग्ज़ाम है। 20 दिन किसी भी मेंस के लिए बहुत कम होता है। मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर फिर से एग्ज़ाम हॉल में गया। इस बार चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेरे नोट्स रेडी नोट्स थे, बहुत छोटे नोट्स थे, और जब मैं लिखना स्टार्ट किया तो हर पेपर मेरा, जो कितना लेंदी होता है, बिहार में आमतौर पे बच्चे टाइम पर भी पेपर नहीं कर पाते थे, मेरा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। और जब मैंने अपना आखिरी पेपर लिखा तो मैं समझ गया कि इस बार किस्मत मेरे साथ है, मेरा मेंस निकलना चाहिए। और जब 6-7 महीने बाद रिजल्ट आया तो मेरा मेंस निकल चुका था। अब मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, लेकिन डर फिर से मन में वही था कि मेरा इंग्लिश मीडियम कभी रहा नहीं, स्पोकन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लिखना मुझे आ गया था। मेरे एक दोस्त हैं ऋषि, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कर रहे हैं। जब हम दोनों मिले, हम रोज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते थे। हम अपने जूनियर्स के, जो फर्स्ट ईयर में थे, उनको मॉक में बैठाकर पैनल बना लेते थे 5-5 मेंबर्स का, और रोज हम प्रैक्टिस करते थे कैसे घुसना है, कैसे चेयर पे बैठना है, कैसे ग्रीटिंग करना है, कैसे सवालों का जवाब देना है, बोलते वक्त जल्दी जल्दी नहीं बोलना, आराम से बोलना है, जितना पूछा जाए उतना बोलना है, कम से कम बोलना है। और ये इस तरीके से हमने इंटरव्यू की तैयारी की। और जब मैंने इंटरव्यू फेस किया, मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं एक बार भी फंबल नहीं हुआ। और मुझे इंटरव्यू देने के बाद ये समझ में आ गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि वेट बहुत लंबा हो गया था, 2015 में पास आउट था और 2-3 साल लॉकडाउन में ख़राब हो चुके थे। 2022 में अब रिजल्ट आना था। इंटरव्यू देने के बाद एक कोटेशन मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं जज बनूंगा तो मैं ये जरूर लिखूंगा, दो द वेट वॉज इटर्नल बट माई पेशेंस वॉज इमोर्टल। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 2 दिन पहले ही रिजल्ट की सुगबुगाहट बहुत तेज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा एनेक्सियस हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट किया और मैं ब्रेकिंग बैड लगातार 12-12, 13-13 घंटे देखता रहा। और जब रिजल्ट आया तो मैंने अपना नाम ढूंढा, मुझे अपना नाम नहीं मिला। मेरे दोस्त भी मेरा नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन दिक्कत उसमें यह थी कि मेरा नाम जो लोग जानते हैं वो कमल यादव जानते हैं, लेकिन मेरा नाम कमलेश कुमार था ऑफिशियल। मैंने 2 बार रिजल्ट देखा लेकिन मुझे मेरा नाम नहीं मिला। मैं बहुत ही डिसहार्टन हो गया और मैं बैठ गया। तभी अचानक मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मुझे लगा शायद फिर से ढाढ़स बढ़ाने के लिए फ़ोन कर रही है। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन पूर्णिमा गुप्ता का फिर फ़ोन आया तो मुझे लगा उठा लेता हूँ, देखता हूँ क्या बात है। तो वो बहुत ही, उसके आवाज़ में एक्साइटमेंट थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि एक्साइटेड क्यों है। फिर उसके कॉल से मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरी 64th रैंक है।
जब मैंने देखा तो मेरी आंखों से मुझे यकीन नहीं हुआ। उसी पल मैं रो रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं शौक में था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं घर में अकेला था। घर में कोई नहीं था। मम्मी सब्जी लाने गई थी, पापा लाल किले पे अपने छोले भटूरे की रेडी पे थे, भाई भी अपने काम पे था। घर में मैं अकेला था बिल्कुल। मैंने 4-5 लोगों से दिखाया अपना एडमिट कार्ड। सबने कहा कि हाँ, तुम्हारा ही नाम है, 64th रैंक आई है। दोस्तों, मैं अपने बारे में एक बात जरूर कहूँगा कि मैं पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन हम अपने लगातार प्रयास से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। जिस इलाके से मैं आता हूँ, कोसी बेल्ट, हर घर से लोगों ने पलायन किया है। हर घर में आपको जब आप पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि या तो लोग दिल्ली में है या पंजाब में है, और बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो रहते हैं। एक एक झुग्गी में 5-5 लोग रहते हैं और बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं वो। मेरे साथ बहुत ही लोगों ने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की थी। मेरे दोस्त लोग इतने गरीब थे कि कई बार स्कूल से जब मैं बाहर आता था, उनको मैं खुद रिक्शा चलाता हुआ देखता था, जबकि वो बहुत छोटे थे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अनपढ़ होते हुए उनके अंदर कितना फर्म विल था, कितना विश्वास था। कुछ ना होते हुए उन्होंने एक डिटर्मिनेशन अपने मन के अंदर लाया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को दिल्ली में ही रखूँगा, मैं इनको पढ़ाऊँगा। कुछ नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक होप थी। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की, एक साथ कभी-कभी 2-2, 3-3 रेडी लगा लेते थे। जब मैं छोटा था, झुग्गी झोपड़ियों में था, मैंने भी अपने पिताजी के साथ हाथ बढ़ाया। कभी दूध बेचा, कभी फल बेचा, कभी सब्जियां बेची, कभी कपड़े बेचे, और हम तो एक बार तो हमने कबाड़ी तक का काम किया था। जो भी लोग बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक स्टेट की फोकस करें, लेकिन जो बिहार जुडिशरी है अपने आप में बहुत आसान है और बहुत टफ भी है। टफ इसलिए है कि यहाँ एक क्वेश्चन 25 नंबर का लिखने को आता है, बाकी स्टेट में 5 नंबर 10 नंबर के आते हैं। और यहाँ पर एक दिक्कत साइंस की है, मोस्टली बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, इसीलिए सबसे पहला स्टेज जो है वो पीटी का है। पीटी क्लियर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। उसके लिए आप लूसेंट और घटना चक्र को जरूर देखें। पीटी के बाद जब बात आती है मेंस की, मेंस के लिए आपको जो है रेडी नोट्स बनाने पड़ेंगे। A4 साइज पर अपने नोट्स बनाइए और एक क्वेश्चन में 1 से 2 लैंडमार्क, 3 लैंडमार्क केसेस लिखें, ज़्यादा ना लिखें। कम लिखोगे तो वहाँ रिप्रोड्यूस कर दोगे, वरना बहुत दिक्कतें होंगी, आप वहाँ भूल जाओगे। और जब बात इंटरव्यू की आएगी, इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही फॉर्मल एग्ज़ाम होता है, बहुत ही फॉर्मल इंटरव्यू होता है। आपको वहाँ अपने हाथ तक का मूवमेंट नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया, एंटर करते ही आपको ये नहीं पूछना है कि मे आई सिट, आपको नहीं पूछना है ये। अगर ऐसा आप बोलेंगे तो आपके नंबर काट लेंगे, आपको फेल भी कर देंगे वो। आपको चुपचाप हम्बली खड़े होना है और वो आपको बोलेंगे बैठने के लिए। आपको ग्रीटिंग सीखना है कि ग्रीटिंग्स कैसे करने हैं, और आराम आराम से जवाब देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। अब मान लीजिए किसी केस के बारे में बता रहे हैं और आपने जज को कोट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ को लेकर कि अगर आपने किसी जज को कोट किया है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन जज साहब के कितने डिसेंटिंग ओपिनियन जानते हो, किस किस केस में थे, कौन से हाई कोर्ट में थे। इसीलिए मैं ये बोलूँगा, इंटरव्यू में कम बोलें, टू द पॉइंट बोलें, क्रॉस क्वेश्चन आने दें, और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर विश्वास रखें। और ये कभी ना सोचें कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं पढ़ने में कमज़ोर भी था, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम भी था। मैंने दोनों चीज़ ठीक की, अपनी इंग्लिश भी ठीक की मैंने, और लॉ पर भी ध्यान दिया। और लगातार परिश्रम से आप कुछ भी पा सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखें। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।